हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत दिनों के बाद आज फिर से वीडियो जो है उसे बोर्ड पे बनाने का मौका मिला। प्रश्न जो है वो ये उठ गया इस बार कि जो सूर्य देव का गोचर हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या सूर्य जब उच्च राशि स्थित हैं तो उच्च राशि समझ के उसके फल को समझाया जाए, या राहु के साथ सूर्य की युति होने वाली है तो उसको ध्यान में रख के ये चर्चा की जाए। देखिए, अगर हम बात करें तो एक राशि में राहु देव की मौजूदगी जो है वो 1.5 साल तक बनी रहती है। अब यदि हम कैलकुलेशन शुरू करें तो 2022 में कहीं ना कहीं अप्रैल का जो समय था वहां पे बड़े गोचर हुए थे, गुरु का भी और राहु और केतु का भी। तो पिछले साल की स्थिति अगर हम देखेंगे वहां पे आपको 1 नंबर मेष राशि में राहु जो है वो मिल गए थे तकरीबन 13 तारीख के आसपास। और उस समय जब बात थी तब ये वाला ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया था कि सूर्य वहां पे उच्च राशिस्थ हो रहे हैं तो राहु से पीड़ित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं या क्या हो रहा है। लेकिन आज तकरीबन 1 साल के बाद जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बदलाव आए हैं, इतनी सी ही राशि खंड के अंदर जो ये मूवमेंट्स हो रही हैं इसमें क्या परिवर्तन आया, अब इस बारीकी को समझने का प्रयास यहाँ पे कीजिएगा। अब जब आज की तारीख में अगर हम देखें 15 अप्रैल के बाद से सूर्य देव का जो गोचर है वो भी हो जाएगा मेष राशि में। मेष राशि सूर्य देव की उच्च राशि है और वो उच्च होते हैं 5 डिग्री पर केतु के नक्षत्र अश्विनी में। जब यहाँ पे आज की स्थिति को अगर हम देख रहे हैं 1 साल बाद तो हो क्या रहा है, राहु की मूवमेंट हमेशा राशि में वक्र अवस्था में होती है, यानी कि 30 डिग्री से एंट्री, पीछे के साइड से एंट्री और आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास। तो कहीं ना कहीं राहु जो है वो वृषभ राशि से मेष राशि की तरफ बढ़े थे और पिछली बार जब वो बढ़े थे तो वो 0 डिग्री से बढ़ने के बजाय 30 डिग्री जहां होती है हमारे भाव की, हमारे राशि की, वहां से बढ़ते हुए चले आ रहे थे। आज की स्थिति में जो राहु है वो केतु के अश्विनी नक्षत्र में मौजूद हैं और जो सूर्य देव का गोचर है वो भी एक एक दिन करके, एक एक डिग्री करके केतु के नक्षत्र में से ही जाएगा। अब सूर्य देव उच्च कहां होते हैं, सूर्य देव उच्च होते हैं 5 डिग्री अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में। अब देखिए इस बार की जो चीजें हैं वो कैसे थोड़ी सी बदल रही हैं। सूर्य जो हैं वो अश्विनी नक्षत्र में गोचर करते हुए उच्च राशिस्थ तो हो जाएंगे, लेकिन राहु क्योंकि उसी नक्षत्र में मौजूद है, ठीक है, तो जब तक सूर्य का गोचर राहु को क्रॉस ना कर दे तब तक की अवस्था में आपके कुंडली में जिस भी भाव के स्वामी बनेंगे सूर्य, उस भाव से संबंधित थोड़ा सा सावधानी, सजगता बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु जो है वो सूर्य के लिए एक प्रकार से परम शत्रु माने जाते हैं। ग्रहण होता है ना, तो सूर्य ग्रहण की स्थितियां कहीं ना कहीं निर्मित होती हैं जब राहु और सूर्य की युतियां उस समय हो रही हो। तो इस स्थिति में शुरुआती समय में जब तक कि राहु की तरफ सूर्य का गोचर है और राहु का गोचर सूर्य की तरफ है, इस स्थिति में शुरुआत में जब तक कि राहु की डिग्री क्रॉस नहीं होगी तब तक के लिए सूर्य उच्च राशिस्थ होने के बावजूद भी मध्यम फलकारी होंगे। इसलिए इस साल के अंदर ये कहना कि सूर्य उच्च राशिस्थ हो जाएंगे ये थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। इसलिए जहां तक आपकी कुंडली किसी भी लगन से बन रही हो उस पर्टिकुलर लगन के हिसाब से सूर्य देव यानी कि आपकी सिंह राशि जिस भी भाव में आती है उस भाव के स्वामी हो जाएंगे सूर्य देव। उस भाव से जुड़ी हुई चीजों को लेकर अचानक से कुछ चीजें जीवन में घटित हो सकती हैं, इसीलिए थोड़ा सा सजग और सतर्क रहते हुए कार्य करने की यहाँ पे स्थितियां बनती हुई नजर आती है। अगर राहु का गोचर यहाँ से नहीं हो रहा होता तब तो स्थितियां ठीक रहती, लेकिन जिस नक्षत्र में सूर्य उच्च राशिस्थ होते हैं उसी नक्षत्र में राहु की मौजूदगी होने की वजह से सूर्य यहाँ पे पीड़ित अवस्था में माने जाएंगे, ठीक है। यह बात सही है कि राहु मंगल की राशि में है, मंगल के समान फल करेंगे। राहु सूर्य को अपने साथ ले लें तो राहु जिसको अपने साथ लेते हैं उसके भी फल करेंगे, राहु अचानक के भी फल करेंगे, वो सब कुछ होगा। लेकिन एक जो पर्टिकुलर प्रभाव है कि सूर्य
और राहु, इनके आपस में एक होता है कारक तत्व प्रभाव। तो वो कारक तत्व प्रभाव जो है उसमें टकराव की स्थितियां बनती हुई सी नजर आएंगी ही आएंगी, चाहे किसी भी लगन की कुंडली क्यों ना हो। लाभ की बात करें तो लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, लेकिन भ्रम की स्थितियां भी बनेंगी। लाभ की स्थितियां भी बनेंगी तो भ्रम की स्थितियां भी बनेंगी। क्यों? देखिए, राहु का काम है किसी भी चीज को भ्रमित करना और सूर्य का काम है कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। सूर्य उच्च राशि तो होने की वजह से कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन राहु जब वहां सूर्य के साथ युति बन रहा है तो ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस, भ्रमित करने वाला कॉन्फिडेंस अपने अंदर कहीं ना कहीं डेवलप कर लिया जाए। तो इस चीज से सबसे पहले बचना है। इसी तरीके से सूर्य जो है वो एक प्रकार से सरकार है, राहु जो है वह राजनीति है, छल है, कपट है, धोखा है। ऐसे स्थिति में जब सूर्य या राहु के साथ युति करते हैं तो विश्व भर के अंदर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सरकारों के बीच में किसी प्रकार के कंफ्यूजन का, चीटिंग्स का, धोखाधड़ी का, चालबाजी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये दो चीजें सिंपली इस कॉम्बिनेशन से यहां पे कही जा सकती हैं। क्योंकि सूर्य बलवान तो हो रहे हैं, लेकिन अपने शत्रु राहु के साथ जो तत्कालिक शत्रुता में आएंगे उससे निपटने में अपनी आधी शक्ति लगाएंगे। ऐसे स्थिति में सूर्य के भाव, जिस भी भाव के वो स्वामी है, उसके फलों में कुछ कमी आ जाएगी। ये तो हुई पहली बात। अब अगर बात की जाए कि ये युतियां अलग अलग लग्नों में अलग अलग भाव के अंदर बनती हुई नजर आएगी। कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर लें, नहीं तो फिर 1 या 2 दिन के बाद एक और वीडियो बना के बाकी के बचे हुए लग्नों को कवर कर लेंगे। मेष लगन में अगर हम बात करें तो ये पंचम भाव के स्वामी है और ऐसे स्थिति में पंचम भाव के स्वामी का केंद्र में आना अच्छी बात है, उच्च राशिस्थ होना अच्छी बात है। लेकिन फिर वही चीज है कि राहु के प्रभाव में आना, राहु ना सिर्फ कि सूर्य बल्कि सूर्य के भाव को भी प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे स्थिति में अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे शनि की मौजूदगी यही स्थिति फिर पैदा करती है। सूर्य के ऊपर तीसरी दृष्टि और उसके भाव के ऊपर 7वीं दृष्टि। ऐसे स्थिति में प्रेम संबंध, संतान और विद्या, पंचम भाव, हायर एजुकेशन, कॉलेज लेवल की एजुकेशन, क्रिएटिविटीज, है ना, तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव और पंचमेश ज्यादा पीड़ित अवस्था में आ रहे हैं। एक तरफ पे सूर्य राहु के साथ है और दूसरी तरफ पे शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव झेलेंगे। उनका भाव जो है वो शनि की 7वीं दृष्टि और राहु की भी 5वीं दृष्टि का भागी होगा। यहां से अगर ऐसे गिने तो 9वीं दृष्टि का भागी होगा। ठीक है, तो 22 अप्रैल के बाद जब गुरु का गोचर होगा तब जाके भाव के ऊपर एक शुभ ग्रह प्रभाव कार्य करता हुआ नजर आएगा, जो कि भाग्य में कुछ सपोर्ट के तरीके से आपको हेल्प भी करेगा। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में जब तक कि सूर्य राहु के डिग्रियों को क्रॉस नहीं कर देते तो हम यहाँ पे शुरुआत में कम से कम 5 से 7 दिन के जो पीरियड है उसमें प्रिकॉशंस की सलाह देते हैं, नंबर 1। ठीक है, अब ये स्थिति अगर हम वृषभ लगन के अंदर लगाने की कोशिश करें तो वृषभ लगन की कुंडली में ये जो योग बनेंगे ये एक्चुअल में चला जाएगा आपके 12th हाउस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 नंबर होता है, यहाँ पे 2 नंबर होता है। तो ऐसे स्थिति में ये जो योग बन रहा है वो बनेगा कहां पर जाके, ये बनेगा आपके द्वादश भाव में, 12th हाउस में। 12th हाउस में योग बन रहा है वो भी किसका, राहु और सूर्य का। इसके ऊपर शनि की दृष्टि रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे 5 नंबर, इसके ऊपर भी शनि की दृष्टि रहेगी, यहाँ पे राहु की दृष्टि का प्रभाव है। ऐसे स्थिति में हो सकता है कि यात्राओं के योग थोड़े से बढ़ जाएं, यात्राओं के योग थोड़े से बढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि आपका जो चौथा भाव है जिसे हम ग्रह के लिए देखते हैं, घर के लिए देखते हैं, माता के लिए देखते हैं, वाहन के सुखों के लिए देखते हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं जहां पे योग कारक ग्रह शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव पर किसी तरीके के परिवर्तन को दर्शाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ राहु सूर्य के साथ मिलकर सूर्य के भाव को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं और 12वें भाव के साथ इसका संबंध होना मतलब किसी प्रकार से खर्चों का भी संबंध हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी खर्चा, अगर किसी तरीके का कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। दशाओं को जरूर देखिएगा, अगर दशा सपोर्ट में चल रही होती है तो फायदे निकलते हैं, अगर दशा सपोर्ट में नहीं चल रही होती है तो नुकसान होने लगते हैं। ठीक,
इसी तरीके से यहाँ पे ये स्थिति बन रही है और यहाँ पे पाप प्रभाव बन रहा है, तो माता के स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा सजग सतर्क रहने की आवश्यकता मेष के बाद, मेष में तो उतनी नहीं है लेकिन किस में आएगी, वृषभ लगन में आएगी। मेष लगन में पिता की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता बनेगी जब गुरु का गोचर होगा। गुरु के गोचर को लेकर एक अलग से वीडियो बना लिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें वृषभ लगन के बाद, यहाँ पे वाहन को भी थोड़ा सा सावधानी से चलाने की सलाह रहेगी वृषभ लगन के अंदर, क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो वाहन को भी दर्शाता है। अगर शुक्र कहीं पर पीड़ित या प्रभावित होता है और दशा गलत पड़ गई तो प्रॉब्लम है, अन्यथा नहीं। अब बात करें मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए अगर हम देखेंगे तो यह स्थिति बनेगी तृतीय भाव के स्वामी की, और तृतीय भाव के स्वामी के साथ राहु की युति जो कि लाभ भाव में बनती हुई नजर आती है। तो सूर्य राहु की युति और यहां से शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर। तीसरा भाव जो होता है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है, छोटे भाई बहनों के लिए होता है और कुछ हद तक आपके लेफ्ट हैंड को भी दर्शाता है, आपके नेबर्स को भी दर्शाता है। ऐसी स्थितियां अगर बन रही हैं तो आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ मतभेद मनभेद ना बने, इसको पहले ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार की दूरियां ना बने, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कागजी कार्रवाई, लिखित चीजें, ठीक है, क्योंकि तीसरा भाव है, लेटर्स हैं, किसी तरीके का कम्युनिकेशंस हैं जो कि लिखित हो रही है, या छोटी यात्राएं, इनमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फिर वही इस भाव का स्वामी सूर्य पीड़ित अवस्था में रहने वाला है। जब वो राहु को क्रॉस कर लेंगे तो 5-7 दिन के बाद स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर भी 1 महीने की अवधि के लिए वो कुछ शुभ फल करेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अशुभ फलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ चलना बेहतर है, क्योंकि कुछ शुभ होगा तो कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता, सबको अच्छा ही महसूस होता है। इंसान तब ज्यादा परेशान होता है जब उसके साथ कुछ गलत घटित हो जाए, इसीलिए सावधानी यहाँ पे उन चीजों पे रखना आवश्यक होगा। अगर बात की जाए कर्क लगन की, तो कर्क लगन के केस में थोड़ा सा संचित धन के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे तो धन के मामले में राहु और शनि जैसे ग्रह जो हैं इतना पीड़ित प्रभावित नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी सी जो स्थिति है उसको समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां बन रही हैं वो कुछ प्रभाव अवश्य दिखाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि राहु और शनि ये निर्जीव ग्रह हैं, निर्जीव चीजों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और सूर्य यहाँ पे 10वें भाव में आने की स्थिति दिखा रहे हैं, यानी कि दिशा बल हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो संचित धन है, सेविंग्स है, उसमें सडननेस और कुछ ग्रोथ हो सकती है, लेकिन सेकंड हाउस आपका कुटुंब का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने फैमिली के अंदर कुछ चीजें दूरियां ना पैदा करें, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सेकंड हाउस और उसका स्वामी कहीं ना कहीं पीड़ित और प्रभावित हो रहा है। इस पर्टिकुलर लगन में पॉजिटिव बात यह है कि दिशा बल हासिल करने की वजह से कहीं ना कहीं सूर्यदेव जो हैं वो राहु को थोड़ा सा दबाए रखने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। इस स्थिति के अंदर किसी प्रकार से फैमिली कुटुंब के लोगों के साथ आपको संबंध ठीक ठाक रखने की आवश्यकता पड़ेगी। धन में भी, संचित धन में अचानक से स्थिति में बदलाव की संभावनाएं 1 महीनों में रहेंगी, लेकिन जब संचित धन की बात कह रहे हैं तो आपकी कुंडली में दशा जो है वो लाभ की होनी चाहिए। शुक्र का प्रभाव, लाभेश का प्रभाव आपकी दशा के अंदर दिखाई देना चाहिए, अन्यथा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो सिंह लगन के जातक जातिकाओं को थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सिंह लगन के केस में शनि जो है वो 7म से दृष्टि डालेंगे, जहां पे उनका दिशा बल हासिल है, और जो सूर्यदेव हैं उनकी मौजूदगी भाग्य भाव में राहु के साथ है। ऐसे तो वो उच्च स्थिति है, लेकिन कंडीशन फिर यही है कि फर्स्ट हाउस पे और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को 2 पापी ग्रह पीड़ित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहु शनि के प्रभाव को लेकर जब कार्य करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे सजग सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्टेटस होता है यहाँ पे, और स्टेटस का ये कॉम्बिनेशन भी है, तो
व्यक्ति के जीवन में अचानक से स्टेटस का लाभ भी हासिल हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है, अगर दशा लाभ की चल रही है, भाग्य की चल रही है, सपोर्ट कर रही है पॉजिटिवली, तब तो यह आपके स्टेटस को उन्नति प्रदान करने में, आपको विदेशों तक ले जाने में, तीर्थ यात्राएं कराने में, लंबी यात्राएं कराने में सजग सफल हो जाएगा। लेकिन अगर दशा थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहले पर्सनैलिटी और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें 6 नंबर का लगन, 6 नंबर की लगन स्थिति जो होती है, यानी कि कन्या लगन की स्थिति में ये जो है 12वें के स्वामी बन जाते हैं सूर्यदेव, और उनकी जो मौजूदगी रहने वाली है वो रहने वाली है अष्टम भाव में। तो ये सिचुएशन बनेगी। इसमें यहाँ पे शनिदेव की मूवमेंट है, तो ये परिस्थिति बन रही है। अब यहाँ पे एक प्रकार से सूर्य उच्च राशिस्थ होंगे तो थोड़ा सा चीजें कम होंगी, लेकिन फिर भी 12वें के स्वामी का अष्टम में आना और फिर पीड़ित प्रभावित हो जाना, इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का विपरीत राजयोग अवस्था। लेकिन यहाँ पे सूर्य नीच राशिस्थ नहीं है तो वो इतनी प्रबल राजयोग अवस्था उत्पन्न नहीं होती। लेकिन विपरीत राजयोग अवस्था यहाँ जो उत्पन्न हो रही है, इसका कार्य करना शुभ नहीं कहा जा सकता, इसका कार्य करना शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो सूर्य है वो सिर्फ और सिर्फ 12वें के स्वामी ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी चीजों के कारक भी हैं, जिसमें से एक स्वास्थ्य है, दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस है, तीसरा हमारा पिता है। तो इस अवस्था में यदि चीजें चल रही हैं तो हो सकता है कि 1 महीने तक आप अपने कॉन्फिडेंस को कुछ लूज होता हुआ देखें, कमजोर पड़ता हुआ देखें। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की आवश्यकता होगी, जब तक कि सूर्य राहु को क्रॉस करके बाहर ना निकल जाए, सबसे पहले तो तब तक, और जब वो चीजें पूरी हो जाए उसके बाद भी, क्योंकि ये प्रभाव राशि के अंदर बरकरार है तो थोड़े समय तक रहेगा। आगे जाके फिर उनको गुरुदेव ज्वाइन करेंगे और फिर वहां से चीजें थोड़ा थोड़ा करके बदलनी शुरू होंगी। यहाँ पे क्योंकि ये स्थितियां बन रही हैं तो खर्चों में किसी प्रकार की कमी या अचानक से वृद्धि, खर्चों में किसी प्रकार की कमी या अचानक से वृद्धि के योग एकदम से बनेंगे। कारण क्या है, देखिए शनि की दृष्टि जहां तक रोकने का प्रभाव कर रही है, राहु की दृष्टि जहां तक रोकने का प्रभाव कर रही है, लेकिन नुकसान के घर का स्वामी, खर्च के घर का स्वामी होकर सूर्य जो है वो अष्टम को प्रभावित कर रहा है। अष्टम आपकी आयु भी है और आपका ससुराल पक्ष भी है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मनमुटाव की स्थितियां ना उत्पन्न हो जाएं, इसको संभालना होगा। आयु भाव के ऊपर यह स्थिति और इसमें भी खर्च का स्वामी बढ़ जाना, तो आयु के ऊपर बेवजह के खर्चों की स्थिति ना उत्पन्न हो, इस पे थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। शनि की दशाओं वालों को यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं रोग भाव का स्वामी रोग भाव में है, और ऐसे स्थिति में यदि शनि की दशा है जो कि इस कुंडली में पंचम और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम नहीं, छठे भाव के स्वामी होते हैं, तो रोग की बढ़ने की आशंका बनी रह सकती है। इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग रहते हुए यहाँ पे कार्य करना है। इवन दो कि फर्स्ट हाउस के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर शनि की दशा चल रही है, सबके लिए नहीं बोल रहा, इस लगन में सिर्फ जिनकी शनि की दशा चल रही उनके लिए रोग की स्थितियां ना उत्पन्न हो, उनको ध्यान रखना है। इसी तरीके से गुरु की दशा क्योंकि सप्तमेश है तो उस सिचुएशन में भी ये बात उठती है। शुक्र की दशा जो कि सेकंड हाउस लॉर्ड है, उनकी दशाएं हैं, यानी कि शनि, गुरु या शुक्र की दशाएं हैं, तो थोड़ा सा 1 महीने के लिए सजग होकर वाहन चलाएं। स्वास्थ्य में छोटी सी चीज भी दिखाई दे तो प्रिकॉशन को लेते हुए ही चलना है। पूरी की पूरी जो सूर्य की यात्रा रहने वाली है वो 3 नक्षत्रों के साथ है। केतु, फिर केतु के बाद आएंगे शुक्र का नक्षत्र भरणी और फिर सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र। तो आपकी कुंडली के अंदर जो रिजल्ट्स वेरिएट करेंगे अलग अलग लोगों के, वो इसी बात पे कर रहे होंगे कि केतु आपकी कुंडली में जहां बैठा होगा, अलग लोग कुंडलियों में अलग अलग जगहों पे केतु देव बैठे होंगे, उस हिसाब से उनके जीवन में रिजल्ट मिल रहे होंगे। इसी प्रकार जब सूर्यदेव का गोचर शुक्र के नक्षत्र से होगा तो शुक्र आपकी कुंडलियों में अलग अलग भावों में जन्म कुंडली में बैठे होंगे, तो उस प्रकार से आप लोगों के जीवन में अलग अलग फल की प्राप्तियां हो रही होंगी। आज सिर्फ कन्या लगन तक करते हैं, अगले एक वीडियो के अंदर कन्या से लेकर पूरे मीन लगन तक कर लेंगे, और फिर भविष्य में जाके जब गुरु गोचर है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे नक्षत्रों के हिसाब से। आज के लिए इतना ही। बाकी आपके जो प्रश्न आ रहे हैं अभी उनको थोड़ा सा उतना तेजी से रिप्लाई नहीं कर पा रहे, होपफुली कि अप्रैल एंड के बाद जाके फिर से एक स्पीड दोबारा हासिल कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को भी बना लेंगे और आप लोगों के सवालों के जवाबों को भी दे पाएंगे। धन्यवाद।